Okay, so let's continue the topic that we were doing. हम कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अफेक्ट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कह लो, और हमने जहां तक पढ़ लिया था उसको एक दफा क्विकली देखते हैं, फिर जल्दी से आगे चलते हैं. सो हियर इट इज. सबसे पहली बात ये हुई थी कि इफ यू हैव अ करंट इन अ स्ट्रेट वायर, this current will produce a magnetic field around itself, and you can use the right hand grip tool to find out the direction of the magnetic field. If you have a solenoid, it will also create a current flowing in it. Okay, हमारा एक मिनट में दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ओके, सो हम यहाँ पे हम ये पढ़ रहे थे कि अगर आपके पास सोलिनॉइड में कॉइल में करंट फ्लो कर रहा होगा तो उसके अराउंड भी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. अब वो मैग्नेटिक फील्ड, जब कॉइल है, कॉइल का एक नॉर्थ पोल इंड्यूस होगा और एक साउथ पोल इंड्यूस होगा. ये जो पोल्स हैं इनको कैसे फिगर आउट करते हैं? देखो बेटा, यहाँ पे कॉइल को विजुअलाइज करो कि यहाँ से करंट ऊपर जा रहा है, पीछे वाली साइड से नीचे जा रहा है. अगर आप कॉइल को इधर से देखती तो आपको कॉइल कुछ ऐसा नजर आएगा. लेट मी ड्रॉ इट. आपको कॉइल ऐसे सर्कुलर की फॉर्म में नजर आएगा ना, ठीक है. और लेट सपोज ये वाली वो साइड थी जहाँ से करंट एंटर हो रहा था. ऐसे करंट एंटर होगा हमारा, और यूं जाएगा और यूं जाएगा. सो कहना इसे कि करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है इस साइड से. बताओ हाँ या ना? if I'm looking at it, if my eye is over here and I'm looking at it from this side, so जिस साइड से तुम्हें करंट एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा उस साइड को नॉर्थ पोल का नाम दे दोगे. और अगर यही काम तुम यहां से कर रहे होते, सॉरी एक मिनट वेट करो. ओके, और अगर बेटा यही काम आप यहाँ से कर रहे होते, इस तरफ से देख रहे होते, तो यही करंट आपको क्लॉकवाइज जाता हुआ नजर आता. ठीक है. और जहां से आपको करंट क्लॉकवाइज जाता हुआ नजर आएगा, व्हेन यू आर लुकिंग एट इट फ्रॉम दिस साइड, then that side will be obviously called the south pole. Now you know the lines of magnetic field come out of the north pole and they always go towards the south pole. So that's what the lines are doing over here. Understood? How can you increase the strength of the magnetic field? Increase the current, increase the number of turns inside of soft iron core into the coil. बट इसका ऑल्टरनेटिव मेथड ये भी था कि आप राइट हैंड ग्रिप रूल यूज कर सकते हो, बट उसके लिए आप रिकॉर्डिंग यूज कर सकते हो. उसके बाद हमने कहा था कि इफ देयर इज अ करंट फ्लोइंग इन अ वायर and the wire is placed in a magnetic field, so between two poles of a magnet, what will happen to the wire? The wire will experience a force. अब वो फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में थंब आपका फोर्स होता है, बट उससे पहले आपने अपने हैंड को इस तरह पोजीशन करना होता है, अपनी इंडेक्स फिंगर को आपने मैग्नेटिक फील्ड से अलाइन करना होता है, विच गोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. अपने मिडिल फिंगर को आपने कन्वेंशनल करंट के साथ अलाइन करना होता है, right? And then wherever your thumb is going is the direction of the force. And we found out कि इस वाले डायग्राम में वो डाउनवर्ड जा रही थी. ठीक है. और उसके बाद हमने दो मैग्नेटिक फील्ड्स की इंटरेक्शन के थ्रू भी समझा था कि ये फोर्स क्यों लग रही है और किस डायरेक्शन में लग रही है. और फिर हमने 10 एग्जांपल्स की थी जिसके अंदर हमने लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किया था और फोर्स की डायरेक्शन फिगर आउट की थी, राइट? उसके बाद हमने ये देखा था कि मैग्नेटिक फोर्स जो वायर पे लगेगी वो मैक्सिमम तब होगी जब वायर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही होगी. अगर वायर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं जा रही होगी तो जितना जितना ये एंगल कम होता जाएगा वायर पे फोर्स कम लगती जाएगी. And if the current is almost parallel or anti-parallel to the magnetic field, then there is no force exerted on it. And then we said, how can you increase the size of the force on the wire? Well, you can increase the current, you can use stronger magnets, and you can increase the length of the wire which is passing through the magnetic field. Now, let's continue the topic from over here. Charged particle की कोई example दो मुझे. Any particle that is charged. कोई ऐसे fundamental particle का नाम लो जो कि charged होता है. Positively charged particle. कोई पार्टिकल का नाम बताओ जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है. एनी पार्टिकल दैट यू कैन थिंक ऑफ जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है. सोचो. प्रोटॉन. प्रोटॉन इज वन एग्जांपल. अब आई एम अज्यूमिंग आप लोगों ने रेडियो एक्टिविटी स्कूल में पढ़ लिया, तो हैव यू हर्ड ऑफ अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल पे भी क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है. कैन वी से कि किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स होते हैं? कैन वी से कि कोई भी जो आयन है, आयन पॉजिटिवली चार्ज आयन जिसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं वो आयन पॉजिटिवली चार्ज होगा. सो थिंक अबाउट अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और लेट्स से अ बीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. एक स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं और वो इस रीजन से पास कर रहे हैं. ये जो रेक्टेंगुलर रीजन है इट्स अ मैग्नेटिक फील्ड.
ठीक है। अब ये जो आपके सारे पार्टिकल्स इस मैग्नेटिक फील्ड में से पास कर रहे हैं, आपकी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन आपको मैंने बताई है, ठीक है। पहले तो ये समझो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को तो बाद में समझेंगे। बात ये समझो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में से जा रहे हैं तो पार्टिकल सीधा सीधा क्यों नहीं जा रहे? व्हाट इज हैपनिंग? व्हाई आर द पार्टिकल्स नॉट गोइंग स्ट्रेट? व्हाट आर द पार्टिकल्स डूइंग? They're following a curved path in the field, and actually this path happens to be perfectly circular path. ये एक सर्कल की आर्क बन रही है, तो अगर ये कंप्लीट हो जाता पाथ तो एक सर्कल बनेगा पूरा। तो ये पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? सर्कुलर पाथ ले रहे हैं। क्या वजह हुई, क्यों पार्टिकल्स सर्कुलर पाथ ले रहे हैं और क्यों पार्टिकल्स सीधा नहीं जा रहे? कोई भी चीज अपनी डायरेक्शन क्यों चेंज करती है? मुझे इसका सिंपल सा जवाब दे दो एक लफ्ज में, वन वर्ड ऑफ व्हाई द पार्टिकल्स आर चेंजिंग देयर डायरेक्शन एंड नॉट गोइंग स्ट्रेट। जी बेटा, सिंपल एक लफ्ज में बता दो, पार्टिकल्स सीधा क्यों नहीं जा रहे, डायरेक्शन क्यों चेंज कर रहे हैं? उन पे फोर्स लग रहा है। फोर्स लग रही है। पार्टिकल पे क्या लग रही है? फोर्स लग रही है। तो पार्टिकल जब फील्ड में जा रहे हैं, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो सीधे नहीं जा रहे, उन पे लग रही है फोर्स। अब सवाल ये पैदा हुआ कि फोर्स क्यों लग रही है। एक जरा बात मुझे बताओ, इस वायर में करंट कैसे फ्लो कर रहा होता है? सो वी हैव लर्न इन द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कि इस वायर में जब करंट फ्लो कर रहा होता है, तो व्हाट इज हैपनिंग इन द वायर व्हेन द करंट इज फ्लोइंग इन द वायर? लाइक हाउ डू यू डिफाइन और हाउ डू यू डिस्क्राइब कि करंट क्या चीज होती है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। मतलब एक बेसिकली वायर पे भी फोर्स इसीलिए लग रही थी क्योंकि उसमें चार्ज पार्टिकल्स फ्लो कर रहे थे। तो जरूरी तो नहीं है ना पार्टिकल्स के वायर के अंदर से फ्लो करें। अब यहाँ पे पार्टिकल्स जो है वो वैक्यूम में है, पार्टिकल्स जो है वो वैक्यूम में जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं और वो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से गुजर रहे हैं। तो ये भी तो फ्लो ऑफ चार्ज ही है ना। तो क्या यहाँ पे जब चार्ज, तो असेंशियली बात बेसिक ये है कि जब एक चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस ट्रेवल करने की कोशिश करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड उसको सीधा नहीं जाने देती, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड उस पर लगाती है फोर्स। ओके, क्या बात समझ में आ गई? आर वी क्लियर अबाउट दिस? क्या इतनी बात समझ में आई यस। बस? राइट। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन क्या बताई गई है तुम लोगों को? ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बताई है जहां पे पार्टिकल्स एंटर हो रहे हैं? इनटू द पेज। इनटू द पेज। और ये क्रॉसेस के थ्रू हमने शो किया हुआ है, बट ऑब्वियसली साइड पे लिख भी दिया है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पेज के अंदर जा रही हैं। अब पार्टिकल उससे परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रहा है, पार्टिकल लेफ्ट से राइट जा रहा है। क्या हम लेफ्ट हैंड रूल जिस तरह हमने वायर पे लगाया था, क्या लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन नहीं फिगर आउट कर सकते हैं? बिल्कुल फिगर आउट कर सकते हैं। जिस डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी है, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, दैट इज योर करंट एसेंशियली। तो आपकी मिडिल फिंगर जाएगी टूवर्ड्स द राइट। करके देख लो साथ साथ अगर करना है तो। मिडिल फिंगर जाएगी टूवर्ड्स द राइट। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, तो आपकी इंडेक्स फिंगर जाएगी इनटू द पेज। सो अपनी लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ या अपने फोन की स्क्रीन की तरफ अपनी इंडेक्स फिंगर कर दोगे, तो आपका थंब कहाँ जाता है? आपका थंब कहाँ जाता है? ऊपर की मिडिल तरफ। फिंगर यूं की, इंडेक्स फिंगर इनटू द पेज की। वेयर इज योर थंब पॉइंटिंग? Isn't it pointing upwards? तो क्या मैं कह सकता हूँ कि पार्टिकल्स के ऊपर एक अपवर्ड्स फोर्स लग रही है, hence the particles do not go straight and they basically change their direction. अब पार्टिकल्स जो है वो ऊपर की तरफ कर्व पाथ ले रहे हैं क्योंकि उस पर कंटिन्यूसली एक फोर्स लग रही है। बट सवाल अब ये पैदा होता है कि सर्कुलर पाथ ही क्यों? सर्कुलर ही क्यों पाथ है? अब इसकी एक बड़ी सिंपल रीजन है। सर्कुलर मोशन जब आपने पढ़ा था, एक दफा जल्दी से एक क्विक रिवीजन सर्कुलर मोशन की। फोर्सेस के चैप्टर में हमने देखा था सर्कुलर मोशन कब होता है। लेट्स क्विकली गो टू दैट। एक मिनट लगाते हैं और जल्दी समझ जाते हैं। राइट, ये सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन में जो भी चीज ट्रेवल कर रही होती है उस पर जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। एंड एसेंशियली बात ये होती है कि फोर्स जो होती है वो उसकी वेलोसिटी से कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे लग रही होती है। अब मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स का भी यही सीन है। ये जो मैग्नेटिक फोर्स होती है ना, ये हमेशा पार्टिकल की वेलोसिटी से 90 डिग्री पे लगती है। तो अगर पार्टिकल बिल्कुल सीधा जा रहा था तो उस पर फोर्स यूं लग रही थी। अब जो पार्टिकल का पार्ट थोड़ा सा यूं हो गया है बिकॉज द पार्टिकल हैज टर्न्ड, now the force is gonna be like this. It will stay perpendicular to the velocity, and then when the velocity is more in this direction, the force is like this. So force is always perpendicular to the velocity.
हेंस दिस इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसलिए हमारा पार्टिकल सर्कुलर पाथ में जा रहा है, एक ये आर्क ऑफ अ सर्कल बना रहा है। अच्छा, जब ये पार्टिकल निकल जाएगा यहाँ से फील्ड से, उसके बाद स्ट्रेट चला जाएगा, इट विल गो स्ट्रेट अहेड ऑब्वियसली। ठीक है, अब हमने दो बातें पढ़ी, बल्कि हम जो जो बातें की उनको रिवाइज करते हैं। पार्टिकल जब फील्ड में एंटर होगा तो फील्ड उस पर फोर्स लगाएगी चार्ज पार्टिकल पे, और इसलिए वो सीधा नहीं जाएगा। फोर्स की डायरेक्शन कैसे फिगर आउट होगी? लेफ्ट हैंड रूल से, अपवर्ड्स लग रही है। जब एंटर हुआ तब अपवर्ड्स लग रही है। फोर्स साथ साथ अपनी वेलोसिटी के साथ साथ अपनी डायरेक्शन को एडजस्ट करेगी। फोर्स विल ऑलवेज रिमेन परपेंडिकुलर टू द फोर्स, हेंस द पाथ इज सर्कुलर। तो इस चीज का जो रीजन है, ये वो नेक्स्ट दो पॉइंट है आपके। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये बात समझ लो कि मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल पे अगर फोर्स लगानी है तो उसके लिए जरूरी ये है कि पार्टिकल मूव कर रहा हो लाजमी। तो अब एक सवाल करता हूं कि अगर क्या यहाँ पे मैं यहाँ पे एक स्टेशनरी पॉजिटिव पार्टिकल रख दूं एट रेस्ट, तो क्या इस पे फोर्स लगेगी? जवाब इसका बड़ा सिंपल है, नो, इस पे फोर्स नहीं लगेगी। अगर पार्टिकल पे आपने फोर्स लगानी है थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, then the particle must be doing what? The particle must be moving, it must have a velocity. क्या ये बात समझ में आ रही है? So if the particle is at rest, no force will act on it. Last बात एक और, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी जरा, कैन यू रिमाइंड मी क्विकली? मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रही थी? Into the page. Into the page. पार्टिकल उससे अक्रॉस जा रहा है, कहने से पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द फील्ड। Particle must be moving perpendicular to the field, because lines are going into the page but the particle is not going into the page, it's going from left to right. तो इसके पार्टिकल पे फोर्स लग रही है। लेकिन अगर पार्टिकल भी इनटू द पेज जा रहा होता तो पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगती। इस बात को एक और चीज से लिंक करो, यहां पे जब करंट फ्लो कर रहा था परपेंडिकुलर टू द फील्ड तो वायर पे फोर्स लग रही थी, थोड़ा बहुत एंगल था तब भी फोर्स लग रही थी, बट यस द फोर्स वाज वीकर। बट इफ द करंट वाज गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस और कंप्लीटली ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस, देयर वाज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द फोर्स ऑन द वायर। ये एग्जैक्ट वही बात यहाँ पे भी है कि अगर लेट्स सपोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूं है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूं है और पार्टिकल भी यूं ही ट्रेवल कर रहा है, तो बेटा इसमें फोर्स कुछ नहीं लगेगी, फिर इस पार्टिकल का मोशन इफेक्ट नहीं होगा। तो ये सारी बातें जो मैंने की हैं ये सब यहाँ पे लिखी हुई हैं, ऑब्वियसली यू कैन रिवाइज दिस व्हेन यू आर स्टडीइंग दिस सेम टॉपिक। अब हम करते क्या है कि सेम यही चीज देखते हैं विद अ नेगेटिव पार्टिकल। सो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की कोई एग्जांपल देना मुझे, कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की एग्जांपल दो। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन उसी तरह एंटर करवा रहा हूँ, फील्ड की डायरेक्शन क्या वही है जैसे ऊपर थी या चेंज कर दिया मैंने? इनटू ही है। इनटू ही है। पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव हो गया, तो पाथ पे क्या फर्क पड़ा? वो डाउनवर्ड हो गया। वो ऊपर जा रहा था, ये नीचे जा रहा है, इस पे फोर्स ऑपोजिट लग रही है। अब अगर तुम्हारे पास नेगेटिव पार्टिकल हो तो उस पे फोर्स की डायरेक्शन फिगर आउट कैसे करोगे? Here's a simple additional step that you have to think on. Apply the left hand rule just like you did on the positive particle. इस पे मैंने लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किया, फोर्स का आंसर क्या आया था? अपवर्ड्स। यहां पे भी जब मैं लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करूंगा आंसर अपवर्ड्स ही आएगा, क्योंकि वही वेलोसिटी है पार्टिकल की, वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो ऑब्वियसली मेरा थंब अपवर्ड्स ही पॉइंट करेगा। बट व्हाट विल यू डू? जस्ट वन एडिशनल स्टेप, जो भी आपकी फोर्स की डायरेक्शन आ रही है पॉजिटिव पार्टिकल पे उसको ऑपोजिट कर दो। तो अब अगर आपका लेफ्ट हैंड रूल आपको आंसर दे रहा है अप, जस्ट से डाउन फॉर द नेगेटिव पार्टिकल, जस्ट वन एडिशनल स्टेप। विल यू रिमेंबर दिस? ये अक्सर बच्चे जिनको मैं बताता हूँ सब भूल जाते हैं, बट प्लीज रिमेंबर दिस फॉर द नेगेटिव पार्टिकल, प्लीज डोंट फॉरगेट। लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किया जस्ट लाइक यू डू ऑन अ पॉजिटिव पार्टिकल, बट देन जस्ट से द ऑपोजिट ऑफ व्हाटएवर यू गॉट विद द लेफ्ट हैंड रूल। ठीक, आर वी क्लियर? रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर द सेम, नथिंग एल्स इज न्यू। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? सारा टॉपिक आपने समझ लिया। फोर्स लगती है परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी लगती है, इसलिए सर्कुलर मोशन होता है, और सर्कुलर मोशन होता है और साथ साथ क्या होता है, अगर पार्टिकल मूव नहीं कर रहा होगा तो फोर्स नहीं लगेगी, पार्टिकल का मूव करना लाजमी है, और पार्टिकल का फील्ड से परपेंडिकुलर मूव करना लाजमी, फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव करेगा तो फोर्स नहीं लगेगी। और पॉजिटिव पार्टिकल के लिए लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स लगाओगे, नेगेटिव पार्टिकल के लिए लेफ्ट हैंड रूल लगा के और आंसर को ऑपोजिट करके दे दोगे।
समराइज होगी सारी बात। नाउ लेट्स कंपेयर द सेम थिंग बट विद एन ईजियर कॉन्सेप्ट। जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करते हैं तो क्या होता है? दिस इज अ रिलेटिवली ईजियर टॉपिक, ओके, बट देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट कंपैरिजंस दैट वी नीड टू डू। इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको कंपेयर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड वाले टॉपिक से, अभी भी जो हमने पढ़ा। पहली बात तो ये कि अब ये पॉजिटिव पार्टिकल यहाँ से एंटर हो रहे हैं। पॉजिटिव पार्टिकल पे फोर्स कैसे लग रही है? किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है? बाय द वे ये लाइंस क्या है? ये लाइंस क्या चीज है? इन इलेक्ट्रिक लाइंस को क्या फील्ड, कहते हैं? क्या फिर से बोलना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सो दिस इज नॉट अ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव। यू हैव स्टडीड दैट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक, द चार्जेस वाला टॉपिक। नाउ जस्ट क्विकली कम बैक टू दिस कि फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड्स लग रही है, बट हियर इज द डिफरेंस। वहां पे क्या हो रहा था? जब पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे हो रही थी तो फोर्स उससे 90 डिग्री पे रहती थी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगती रहेगी, तो फोर्स विल ऑलवेज remain in the same direction. Therefore, the path is not circular. It's actually a parabolic path. Parabolic path क्या होता है? वो जब y is equals to x square का कर्व होता है ना, ये जो आप बनाते हो, कप अप कप डाउन कर्व, इसे पैराबोला कहते हैं। सो ये पैराबोलिक कर्व है, इट्स नॉट अ सर्कुलर कर्व। यू डोंट नीड टू रिमेंबर कि ये पैराबोलिक है, बट यू डू नीड टू रिमेंबर कि ये सर्कुलर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। ऑलराइट, तो ये दोनों पाथ, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल्स का पाथ सर्कुलर नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि पार्टिकल चाहे मूव कर रहा हो या ना कर रहा हो, यहाँ पर आप एक पॉजिटिव पार्टिकल को बस प्लेस कर दो और ये पार्टिकल एट रेस्ट है, इसकी कोई स्पीड नहीं है, इस पर फिर भी फोर्स लगेगी और फिर ये पार्टिकल ऊपर की तरफ सीधा जाएगा और ऑब्वियसली एक्सेलरेट करेगा बिकॉज इस पर फोर्स लग रही है, F इक्वल्स m है। डू यू अंडरस्टैंड? सो पार्टिकल चाहे मूव कर रहा हो या ना मूव कर रहा हो, इस पर फोर्स लगेगी। इलेक्ट्रिक फोर्स तो हमेशा ही लगती है। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाने के लिए आपको कोई लेफ्ट हैंड रूल, कोई राइट हैंड रूल, कोई कॉम्प्लिकेटेड रूल नहीं लगाना। इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जिस डायरेक्शन में फील्ड लाइंस जा रही हैं, विच इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव पार्टिकल में उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लगती है। जिस डायरेक्शन में फील्ड लाइंस जा रही है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। बट फॉर द नेगेटिव पार्टिकल the force is opposite to the field lines, so you can see that the field lines are going up but the force is going downwards. ठीक है, एक मिनट होल्ड करना बेटा। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो क्या बातें, डिफरेंसेस समझ में आए? पार्ट सर्कुलर नहीं है क्योंकि फोर्स परपेंडिकुलर टू द पार्टिकल्स पाथ नहीं रहती। फोर्स हमेशा तो जो भी फील्ड लाइंस होंगी उसकी डायरेक्शन में रहेगी। फोर्स को फिगर आउट करने का तरीका क्या है? जिस डायरेक्शन में फील्ड लाइंस जा रही हैं, पॉजिटिव पार्टिकल पे तो उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, और नेगेटिव पार्टिकल पे फोर्स ऑपोजिट टू द फील्ड लाइंस लगेगी। सो इफ द पार्टिकल if the field lines are going upwards, the force on the negative particle will be downwards and vice versa. ठीक है, इसलिए कोई पैराबोलिक पाथ होता है, सर्कुलर पाथ फॉलो नहीं होता। मैंने एक और बात की कि चाहे पार्टिकल मूव कर रहा हो या ना कर रहा हो, यहाँ पर एक सिंपल छोटा सा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लेस कर दो, दैट्स इट, स्टेशनरी, इस पर फिर भी फोर्स लगेगी। ठीक है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल पे फोर्स लगने के लिए जरूरी यह था कि पार्टिकल मूव कर रहा हो कंटिन्यूसली। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज डीसी मोटर। अब पहली बात तो ये कि डीसी मोटर में हम क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। तो वेरी क्विकली लेट्स रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ रहे थे हम यहाँ पे? इस कॉन्सेप्ट को एक लफ्ज, एक सेंटेंस में कौन समराइज कर देगा मेरे लिए प्लीज? जस्ट अ सिंगल रिमाइंडर, एक सेंटेंस में कि यहाँ पे क्या हो रहा था, व्हाट वाज हैपनिंग टू द वायर, बताओ। Force acts on it. फोर्स एक्ट्स ऑन इट, एंड व्हाई डज द फोर्स एक्ट ऑन इट? बिकॉज वायर में क्या गुजर रहा है? कब लगती है फोर्स? करंट। Current. जब वायर में से करंट पास कर रहा हो, और वायर में से करंट जब पास करता है और वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई होती है तो वायर पे लगती है फोर्स। सो अब यही बात हमने अप्लाई करनी है मोटर के कॉन्सेप्ट पे। मोटर में आपके पास वायर आपको कहाँ नजर आ रही है? वेल, यू हैव अ रेक्टेंगुलर कॉइल, ये आपका कॉइल है।
ये मेरे कॉइल का एक्सेल है, जैसे हम कहते हैं हमारा एक मोटर का बेसिकली ये पिवट है। तो कॉइल रोटेट्स अबाउट दिस एक्सेल, ठीक है। द कॉइल विल रोटेट लाइक दिस, बट व्हाई वुड द कॉइल इवन रोटेट? अब पहले ये देखो कि कॉइल किस चीज से अटैच्ड है। कॉइल यहाँ पे एक रिंग से अटैच्ड है मेटल की। इस रिंग को कहते हैं स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर। रीड दिस। इस रिंग का नाम क्या है? ये जो 1 और 2 जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये जो पूरी रिंग है ये एक हाफ में से बीच में से ऐसे स्प्लिट हुई हुई है, तो इसको कहते हैं स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर। रिंग जो है ये दो रेक्टेंगुलर ब्रशेस के साथ अटैच्ड है। ये हमारे कार्बन के ब्रशेस होते हैं। अब इनको क्यों अटैच किया हुआ है? ताकि क्योंकि आपने कॉइल तक करंट पहुंचाना है। करंट कहाँ से आएगा? ऑब्वियसली पावर सप्लाई से आएगा। वेरिएबल रेजिस्टर क्यों लगाया हुआ है? ताकि आप करंट ज्यादा कम कर सकें। तो करंट कैसे फ्लो करेगा? कन्वेंशनल करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे, नंबर 1 कार्बन ब्रश से अंदर जाएगा, यहाँ पे यूं करंट फ्लो करेगा, और पी क्यू में करंट ऐसे फ्लो करेगा। करंट यहाँ से यूं जाएगा और फिर आर से एस की तरफ करंट फ्लो करेगा, और करंट बाहर आएगा, यूं आएगा, सर्किट कंप्लीट। तो इस करंट में इस मोटर के अंदर डीसी करंट फ्लो कर रहा है, डायरेक्ट करंट फ्लो कर रहा है। अब हो क्या रहा है? सवाल है कॉइल क्यों रोटेट कर रहा है? कॉइल क्यों रोटेट करेगा? लेट्स थिंक अबाउट दिस। पी क्यू साइड पे फोर्स एक्सर्ट होगी, पी क्यू साइड पे फोर्स एक्सर्ट होगी, बिकॉज दिस इज अ वायर, जस्ट लाइक वी लुक्ड एट अनदर वायर बिफोर। वायर में क्या फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। करंट की डायरेक्शन क्या है? पी से क्यू है, क्योंकि सेल की डायरेक्शन देख के हम बता सकते हैं इसे। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ से साउथ। सो देयर इज अ वायर कैरिंग अ करंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो वायर पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगी। और फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स कैसे निकाली मैंने? ऑब्वियसली आई फाउंड इट आउट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड रूल। So let's not get into the left hand rule right now because we have practiced enough of this. You अपने लिए आप खुद कर सकते हो प्रैक्टिस, but let's move forward. अब यहाँ से करंट जा रहा है R से S। इधर करंट की डायरेक्शन यूं है, और यही करंट क्योंकि घूम के यहाँ से ऐसे वापस जाएगा, तो इधर करंट क्योंकि वहां से उल्टा है, तो यहाँ पे फोर्स भी उल्टी लगेगी। What happens to the coil? यहाँ पे पिवट है, ये कॉइल का मेरा पिवट है, दिस इज द एक्सल। सो जब पिवट होता है और उस पर परपेंडिकुलर फोर्सेस लग रही होती हैं साइड्स पे, तो व्हाट इज प्रोड्यूस्ड? पिवट से एक डिस्टेंस पे Torque, साइड पे जाके फोर्स लगाओ तो क्या प्रोड्यूस होता है? व्हाट्स द वर्ड? क्या वर्ड होता है? torque, टॉर्क। टॉर्क, राइट, दैट्स द करेक्ट वर्ड, टॉर्क। और व्हाट इज अनदर वर्ड फॉर इट? मोमेंट। और व्हाट इज अनदर वर्ड? moment, टर्निंग इफेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि कॉइल पे लग रहा है फोर्स, दोनों साइड पे ऑपोजिंग फोर्स लग रही है, बट वो जो कॉइल का सेंटर है, द एक्सल है, उसके अबाउट एक प्रोड्यूस हो रहा है मोमेंट। ये मोमेंट इस वक्त कैसा है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, दैट्स फाइन। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, और इसलिए आपका कॉइल रोटेट करना शुरू कर जाएगा। वेरी गुड। सो जब कॉइल रोटेट कर रहा है तो कॉइल के पास कौन सी टाइप की एनर्जी आ गई? जब कॉइल रोटेट करना शुरू कर दिया तो उसके पास कौन सी एनर्जी है? कैन आई से काइनेटिक? काइनेटिक एनर्जी है। Yes, ऊपर नीचे मूव करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, तो लेट्स जस्ट कॉल इट मैकेनिकल एनर्जी। सो दिस इज द आउटपुट एनर्जी, बट व्हाट वाज द इनपुट फॉर्म ऑफ एनर्जी? कौन सी एनर्जी दी थी आपने कॉइल को एज एन electrical इनपुट? energy, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। electrical energy. तो मोटर क्या कर रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करी। ऑब्वियसली हीट में भी कुछ कन्वर्ट करेगी, वेस्ट भी होगी एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन एंड ऑल, बट दिस इज व्हाट अ मोटर इज एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। मोटर कहाँ कहाँ यूज होती है आपके घर में? टेल मी अ फ्यू अप्लायंसेस जहाँ पे मोटर यूज हो रही है। प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था हमने। एसेंशियली जो चीज़ भी गोल घूम रही है, जिस मशीन में भी कुछ गोल घूम रहा है, उसमें मोटर लगी हुई है। सो वो गोल गोल घूमने वाला मोशन कहाँ से आता है? इसी तरह आता है। पंखे में मोटर लगी हुई है, चॉपर है, वॉशिंग मशीन है, आई डोंट नो, ब्लेंडर है, किचन के अंदर जो अप्लायंसेस सब पे मोटर लगी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब कॉइल के अंदर सीन ये है, देखो, अच्छा, कोई भी चीज आपके घर में जिसमें मोटर लगी हुई है वो कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन में रोटेट करती है या फ्लिप करती रहती है, आगे पीछे ऑपोजिट डायरेक्शन में भी रोटेट करती है? ये कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन में रोटेट करती है। कोई भी प्रैक्टिकली आपने पंखा है आपका, ऐसा तो नहीं होता ना कि वो पहले क्लॉकवाइज घूम रहा है फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इट ऑलवेज स्पिन्स इन द सेम डायरेक्शन। कंटिन्यूअस आपको एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मोशन चाहिए। एम आई करेक्ट? बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। Yes, नाउ पे अटेंशन टू दिस, इस बात को अब जरा गौर से सुनना। अभी जो मेरा ये स्प्लिट रिंग 1 है,
ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है या नेगेटिव टर्मिनल से? स्प्लिट रिंग 1 को देखो, पॉजिटिव से। पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो स्प्लिट रिंग 1 के अंदर करंट जा रहा है या स्प्लिट रिंग 1 से करंट बाहर आ रहा है? अंदर जा रहा है। करंट अंदर जा रहा है। सो यहाँ से यूं करंट जा रहा है और पी क्यू से करंट यूं जा रहा है। गुड गुड। सो इसलिए पी क्यू पे फोर्स डाउनवर्ड्स लग रही है और एस आर पे फोर्स लग रही है अपवर्ड्स, क्योंकि वहां से करंट बाहर आ रहा है और वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, स्प्लिट रिंग 2, तो करंट यहाँ से बाहर आ रहा है, राइट। अब जाहिर सी बात है ये रोटेट करेगा कॉइल, तो आर एस इवेंचुअली उठ के यहाँ आ जाएगा और पी क्यू उठ के यहाँ आ जाएगा। इज दैट ट्रू? यस। अब ये कॉइल के साथ ही इसकी रिंग भी रोटेट करती है। कार्बन ब्रशेस तो अपनी जगह पे ही रहते हैं, लेकिन ये स्प्लिट रिंग है, ये कॉइल के साथ ही घूमती है। तो अब ये साइड 2 कहाँ पे आ जाएगी? नेगेटिव साइड टर्मिनल वन वाली साइड। जाएगी, पॉजिटिव टर्मिनल से आके टच हो जाएगी, और साइड 1 जो है वो यहाँ पे आके नेगेटिव टर्मिनल से आके टच हो जाएगी। एम आई करेक्ट? यस। So this is what the Yes. it's the same diagram, but I just changed everything. So see, अब ये सारी बातें हम यहाँ पे हो रही अप्लाई। क्या have I made the right changes? साइड पी क्यू इधर आ गई, Yes. एस आर उधर आ गई, साइड 2 उधर चली गई, साइड 1 इधर आ गई, राइट? एवरीथिंग इज डन। अब करंट कैसे फ्लो कर रहा है? वेल, फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव द करंट इज स्टिल फ्लोइंग काइंड ऑफ इन लाइक दिस, इन द सेम डायरेक्शन एज इट वाज। लाइक आपके पर्सपेक्टिव से करंट चेंज नहीं हुआ, ये एरोज की डायरेक्शन मैंने चेंज नहीं की बिकॉज दे डिड नॉट चेंज। करंट तो ऐसे ही फ्लो कर रहा है क्योंकि बैटरी ने करंट तो पॉजिटिव से नेगेटिव ही फ्लो करवाना होता है। इज दैट ट्रू? सो करंट वैसे तो आपके पर्सपेक्टिव से तो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, बट पहले कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या थी? अगर मैं लेटर्स को यूज करूं तो कैन आई से द करंट वाज फ्लोइंग फ्रॉम पी टू क्यू टू आर टू एस। सो कैन आई से द डायरेक्शन ऑफ करंट वाज पी क्यू आर एस बिफोर इन द फर्स्ट हाफ ऑफ Yes. करंट? बट नाउ लुक एट द डायरेक्शन ऑफ द करंट। आई मीन आपके पर्सपेक्टिव से करंट अभी भी यूं ही जा रहा है, बट फ्रॉम द कॉइल्स पर्सपेक्टिव hasn't the current changed? Like hasn't the current reversed in the coil? Yes. SRQP. अब करंट की डायरेक्शन होगी एस आर क्यू पी। सो कैन आई से आफ्टर हाफ रोटेशन, the direction of current in the coil is reversed? Can I remember this Yes. one single line? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है डीसी मोटर के लिए। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि आफ्टर हाफ रोटेशन कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है? पी क्यू आर एस थी, अब एस आर क्यू पी हो गई है। अगर ए बी सी डी होता तो अब डी सी बी ए बोल रहे होते हैं, वट एवर, ठीक है। बट आई कैन से दैट आफ्टर हाफ रोटेशन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कॉइल हैज रिवर्स्ड, राइट। अब बात ये समझनी है कि ये किसकी वजह से पॉसिबल हो, मोटर का कौन सा पार्ट है विच वाज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दिस हैपन? ये कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट था मोटर का जिसकी वजह से ये हुआ, और वो पार्ट ना होता तो फिर ये काम नहीं होता? वो था हमारा स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर। ये पार्ट अगर आप निकाल दो मोटर का तो ये सब कुछ नहीं हो पाएगा, राइट। अगर ये बैटरी और ये कार्बन ब्रशेस जो हैं वो डायरेक्टली अटैच्ड हो हमारे कॉइल से और वो कॉइल के साथ साथ घूम रहे हो, तो कॉइल में करंट की डायरेक्शन रिवर्स नहीं होगी। और अगर कॉइल में करंट की डायरेक्शन रिवर्स नहीं होगी तो उसका एक मसला है जिसको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स से फॉर अ मोमेंट कि कॉइल में करंट की डायरेक्शन ना होती रिवर्स। सो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। सो लेट्स से कॉइल में करंट की डायरेक्शन ना रिवर्स होती, तो ओरिजिनली करंट क्या था? करंट था पी क्यू आर एस, इजंट इट? करंट था पी PQRS. क्यू आर एस, और अभी भी पी क्यू आर एस ही कर देते हैं, तो करंट की डायरेक्शन यूं बना देता हूँ लेट्स से। अब मुझे बताओ साइड पी क्यू पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, अप या डाउन? साइड पी क्यू में पहले करंट पी से क्यू जा रहा था, करंट वाज गोइंग फ्रॉम पी टू क्यू, सो द फोर्स वाज डाउनवर्ड्स। सो अभी भी Downward. करंट से क्यू ही जा रहा है, तो क्या फोर्स यहाँ पे अभी भी डाउनवर्ड्स ही लगेगी? Downward भी लगेगी। और यहाँ पे पहले एस आर में करंट जा रहा था आर से एस, तो फोर्स लग रही थी अपवर्ड्स। लेकिन अब एस आर में करंट आर, अगर अभी भी आर से एस ही जा रहा है, तो क्या फोर्स अभी भी अपवर्ड्स ही लगेगी? Upward. तो क्या अब अगर मैं कह दूं कि भाई मेरे कॉइल पे अब ये जो फोर्स लग रही है वो यहाँ पे लग रही है अपवर्ड्स, और यहाँ पे फोर्स लग रही है डाउनवर्ड्स, अब कॉइल की रोटेशन क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. इज दैट हाउ अ रियल मोटर वर्क्स? कि आधी No. रोटेशन के बाद अपनी रोटेशन को उल्टा कर ले? दैट्स नॉट हाउ इट Mhm. वर्क्स, राइट। सो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि मोटर का, ऐसी मोटर का क्या फायदा जो आधी रोटेशन के बाद अपनी डायरेक्शन को उल्टा किया जा रही है?
We need the motor to rotate fast and rotate continuously. So that's not going to work. So what are we going to do? हमने लगाया स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर और हमने समझा कि कॉइल में करंट की डायरेक्शन एक्चुअली रिवर्स हो जाती है, तो PQRS से SRPQ हो गई, और उसकी वजह से हुआ ये कि अब यहाँ पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, SR पे फोर्स अब किस डायरेक्शन में लग रही है? पहले SR पे फोर्स लग रही थी अपवर्ड्स, क्योंकि करंट की डायरेक्शन थी R से S, लेकिन अब करंट की डायरेक्शन है S से R, Downward तो कहने लगेगी। से कि अब SR पे डाउनवर्ड फोर्स लगेगी, Yes. right? So Yes. SR will always experience a downward force, whether it is near the North Pole or whether it is the South Pole. It is near the South Pole, it doesn't matter. PQ was experiencing a downward force, it will still experience a downward force because the current is, sorry, Upward. sorry, उल्टी बात कर दी मैंने, please let me correct myself. So SR पे पहले force लग रही थी upwards because the current was from R to S, but now the current is from S to R, so the force will be downwards. Force will be down. तो SR पे force उल्टी हो गई है, SR पे force उल्टी हो गई, पहले SR पे force upwards लग रही थी when it was near the South Pole, now the force is downwards when it's near the North Pole, and something similar is going to happen to PQ. current पहले P से Q था, force इस पे लग रही थी down, but अब current है Q से P, तो force इस पे लगेगी Upward. upwards. So how is the coil going to rotate now? Is it going to continue rotating in an anti-clockwise direction or a clockwise direction? Anti-clockwise direction. Which is what we want. We want the coil to keep rotating anti-clockwise, continuously एक ही direction में rotate करते रहे, हम यही चाहते हैं. And all of this was possible because of the split ring commutator. Now I want you to read the whole explanation of how a split ring commutator works. Go diagram by diagram and read all the points. I'm going to stay quiet क्योंकि मैंने explain कर दिया है. I just want you to read the actual words जो कि आप एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है? अब एग्जाम में जो आंसर है वो अब ये स्टेरिक वाले पॉइंट्स लिखोगे, बिकॉज ये पूछते हैं व्हाट डज अ स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर डू, और लाइक हाउ डज इट वर्क, व्हाई इज द मोटर रोटेटिंग इन द सेम डायरेक्शन. सो रीड द होल एक्सप्लेनेशन फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, एंड इफ यू हैव अ क्वेश्चन यू कैन आस्क मी. 3-4 मिनट लो खामोशी से और उसको पढ़ो. आई एम गोइंग टू बी क्वाइट.
Done, sir. ओके, सेकंड पॉइंट अब मैं जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं. सो जब कॉइल इस वर्टिकल पोजीशन में आया है, राइट, तो दो बातें हो सकती हैं पॉसिबल. दो बातें पॉसिबल ये हो सकती हैं कि राइट एट दिस मोमेंट द करंट एक्चुअली स्विचेस डायरेक्शन, एंड आइडियली व्हाट शुड हैपन इज कि ये गैप इतना वाइड होना चाहिए, जो गैप है ना स्प्लिट रिंग में, ये इतना बड़ा गैप होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर पोजीशन में आके उस कार्बन ब्रशेस स्प्लिट रिंग के किसी भी पार्ट को टच ना कर रहे हो. तो मैं इसको अच्छे थोड़ा सा दूर कर देता हूँ. ठीक है, थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए. आई होप यू गेट माई पॉइंट. मैं कह रहा हूँ कि जब मोटर इस पोजीशन में आए तो हमारे जो कार्बन ब्रशेज हैं वो थोड़े से टच ना कर रहे हो स्प्लिट रिंग को इस पर्टिकुलर पोजीशन में, जब 90 डिग्री पे है वो. ठीक है, तो होगा क्या कि जब करंट 1 मिनट 1 सेकंड के लिए करंट गायब हो जाएगा तो फोर्स भी गायब हो जाएगी. तो फिर क्या क्या कॉइल वहां पे बस एकदम से रुक जाएगा? अब इसकी एक सिंपल एग्जांपल है हमारा. जब आप अपना पंखा फुल स्पीड पे चला रहे होते हो और पंखे का स्विच बंद कर देते हो, क्या पंखा वहीं रुक जाता है? नहीं सर, वो अपना टाइम लेता है आहिस्ता आहिस्ता रुकने के तो लिए। व्हाई इज दैट? इसके लिए क्या हम टर्म यूज करते हैं? It passes over, like it continues to rotate for a while because of its momentum, or can I say इनर्शिया, because of its inertia? इनर्शिया क्योंकि वो अपनी मास की वजह मूवमेंट से है. और मास क्या करता है, इनर्शिया क्या करता है, रेजिस्ट चेंज इन मोशन. सो जब आप किसी चीज गाड़ी के ऊपर से एक्सेलरेटर से पैडल उठा लेते हो तो गाड़ी रुक तो नहीं जाती, गाड़ी आगे चलती रहती है. इफ यू डोंट एक्सेलरेट इट एनी मोर देन द कार इवेंचुअली स्टॉप्स. या आप गाड़ी चलते चलते ऑफ कर दो तो गाड़ी जो है वो चलती रहेगी, लेकिन फिर जहां पे जाके वो रुकेगी वो रुकेगी. सो वो इनर्शिया वाला पॉइंट ये है. ठीक है, so the coil continues moving over here because of its inertia. ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ये और ये वाली बात हम समझ चुके थे. बस अब एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमने कहा था कि करंट अपनी डायरेक्शन रिवर्स करता है. मैंने कहा था करंट अपनी डायरेक्शन रिवर्स करता है. अब इसको दो तरह से जो है ना वो बोला जा सकता है. करंट अपनी डायरेक्शन कब रिवर्स करता है, एंड यू कैन ऑल्सो से कि करंट अपनी डायरेक्शन कितनी बार रिवर्स करता है, लाइक हाउ मेनी टाइम्स इन अ सिंगल रोटेशन द करंट चेंजेस डायरेक्शन. सो इसका क्या जवाब है? हाउ मेनी टाइम्स डज द करंट चेंज इट्स डायरेक्शन इन अ सिंगल साइकिल? करंट अपनी डायरेक्शन कितनी बार चेंज करता है कॉइल के अंदर इन अ सिंगल रोटेशन, एक साइकिल में? 180 दो दो दफा करता दफा। है. तो कैन आई से दो दफा करता है? कैन आई से डज इट ट्वाइस? और आई वुड से आफ्टर वन, एक साइकिल में 360 डिग्री होता है ना यार. 360 डिग्री का मतलब, लेकिन हमारा करंट जो है अपनी डायरेक्शन चेंज करता है 180 डिग्री रोटेशन के बाद, हाफ रोटेशन के बाद. तो एक साइकिल में दो दफा करंट डायरेक्शन चेंज करेगा. अच्छा, एक चीज और, एग्जैक्टली एट विच पोजिशन, कौन से मोमेंट पे करंट एग्जैक्टली अपनी डायरेक्शन को स्विच करने जा रहा है, लाइक एक कौन सा वो एग्जैक्ट मोमेंट है जहां पे करंट अपनी डायरेक्शन रिवर्स करता है? कॉइल जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है, जब वो वर्टिकल पोजीशन में होता है? मेरी करंट हॉरिजॉन्टल। करंट रिवर्सेस व्हेन द कॉइल पासेस द वर्टिकल पोजीशन. ठीक है, सो जब इस पोजीशन से कॉइल पास कर रहा है ना, और इस पोजीशन से कॉइल पास कर रहा है, इन मोमेंट्स पे आके करंट अपना रिवर्स होता है. ठीक है, जस्ट रिमेंबर दैट. नाउ डू वी अंडरस्टैंड द होल स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर थिंग फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश? सर लेकिन वर्टिकल पोजीशन पे करंट इज नॉट कनेक्टेड टू द कॉइल, सो हाउ इट इज गोइंग टू रिवर्स द पोजीशन मतलब इट जब इज देखो, नॉट जब देयर। कॉइल यहाँ पे होगा, चलो मैं इतनी सी बात करता हूँ, कॉइल समझ लो यहाँ पे अभी इस तरह की पोजीशन पे यूं है. अभी कॉइल क्वाइट परफेक्टली वर्टिकल पोजीशन में नहीं आया. ठीक है, यहाँ पे है कॉइल, यहाँ पे है, फिर एग्जैक्ट वर्टिकल पोजीशन में आया, अब करंट गायब हो गया, और फिर अब जब वर्टिकल पोजीशन से पास कर जाएगा तो कॉइल थोड़ा सा यूं हो जाएगा. अब टिल्टेड करंट की सा। डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी होगी ना आफ्टर इट हैज क्रॉस्ड द वर्टिकल पोजीशन. लाइक वंस इट हैज क्रॉस्ड द वर्टिकल पोजीशन, तो रिंग 2 जो कि लेफ्ट साइड पे थी अब वो राइट साइड पे आ जाएगी. ओ सॉरी, जो पहले राइट साइड पे थी रिंग 2 अब वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगी. और रिंग 1 जो कि लेफ्ट साइड पे थी अब वो राइट साइड पे आ जाएगी. 1, अब 1 यहाँ पे आ गई. एम आई राइट? तो वो जो स्विच ओवर हो रहा है वो एग्जैक्ट इस मोमेंट पे हो रहा है ना, जब 2 यहाँ से घूम के इधर जाएगी और 1 यहाँ से यहाँ जाएगी. So वो जो exact switch हो रहा है that was exactly happening at this position, like when it is passing the vertical position. Am I clear? ओके। अच्छा, यस। अब हमने कहा था कि मोटर पे लग रहा है मोमेंट, और मोमेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट. कॉइल का पिवट कहाँ है? कॉइल का पिवट ये डॉटेड लाइन है, ये एक्सल. कॉइल पे फोर्स कहाँ लग रही है?
ये लग रही है फोर्स। अब अगर कॉइल की विड्थ है d, तो पिवट का फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? कहने से वो d का आधा होगा। Yes. पिवट का जो कॉइल से डिस्टेंस है वो d/2 के बराबर है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो एक फोर्स का मोमेंट है, एक साइड की जो फोर्स का मोमेंट है, वो मैं F इंटू कॉइल की विड्थ डिवाइडेड बाय 2 से निकालूंगा। सो मुझे कहते हैं अक्सर क्वेश्चन में, यार 40 सेंटीमीटर कॉइल की विड्थ है, तो मुझे यहाँ 40/2 मतलब एक तरह से इससे 20 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या 40/2 इस वाली फोर्स से। ठीक है। अब अगर फोर्स यहाँ लग रही है 10 न्यूटन की, तो ऑब्वियसली यहाँ भी 10 न्यूटन की फोर्स लगेगी, बिकॉज सेम अमाउंट ऑफ करंट है, सेम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ब्ला ब्ला ब्ला। बट बात यह है कि यहाँ भी वही सेम फोर्स लग रही है, और यहाँ पे भी वही, इधर से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो भी d/2 है। सो इट विल स्टिल बी F इंटू d/2। तो ये दोनों मोमेंट्स में ऐड क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि दोनों ही मोमेंट्स एंटी क्लॉकवाइज हैं, ये भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है। सो आई एम जस्ट एडिंग देम अप। बट देन F इंटू d/2 है, और F इंटू d/2 करके इवेंचुअली F इंटू d ही आता है। सो आप कोई सी भी एक फोर्स पकड़ लो, लेट्स से अगर ये 10 न्यूटन की फोर्स है और ये पूरी विड्थ है लेट्स सपोज 40 सेंटीमीटर, तो मुझे ये करने की जरूरत नहीं है 10 इंटू 40/2 प्लस 10 इंटू 40/2। लाइक इफ दे आस्क यू टू डू दिस कि एक फोर्स का मोमेंट निकालो, तो एक अलग बात है, बट अगर टोटल मोमेंट निकालना है तो आई कुड जस्ट डू 10 इंटू 40 और इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आर वी क्लियर? आर Yes. वी क्लियर अबाउट दिस? राइट, गुड। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि इस मोटर को अगर आपने एक मिनट, कुछ पॉइंट्स मिसिंग हो गए यहाँ से। एक मिनट, गिव मी अ मिनट। एक मिनट। ओके चलो, ये सिंपल से कुछ पॉइंट्स हैं जो आई थिंक मैं लिखना भूल गया हूँ, बट इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इट शुड बी इजी टू रिमेंबर। कैन यू टेल मी कि इस मोटर के ऊपर अगर मुझे मोमेंट इंक्रीज करना है, सो आई वांट टू मूव द कॉइल फास्टर, आई वांट द कॉइल टू रोटेट फास्टर, व्हाट चेंजेस कैन आई मेक टू द मोटर? A strong magnet. स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज करेंगे, दैट्स वन। ओके, व्हाट एल्स कैन आई डू? Increase the current. Increase the current, that's also correct. What else can I do? So at the moment you are seeing one turn in the coil, ये coil का सिर्फ एक loop बना हुआ है। Can I make multiple loops in the coil? क्या coil में multiple loops बनाए जा सकते हैं? Give me a minute, I'll find out a diagram to explain what I'm saying. Okay, ये coil को compare करो इस वाले coil से। What is the difference? ये coil एक दफा घूम के वापस आ जाता है, तो यहाँ एक सिंगल वायर है, यहाँ भी एक सिंगल वायर है, बट यहाँ पे कितनी वायर्स हैं? 1 2 3 4, मतलब वही कॉइल है बट उसको बार बार घुमाया है। देखो, जब इस कॉइल को यहां से लेके गए, फिर जब वो यहां से वापस आ रहा था तो उसको सीधा इधर नहीं लिया है, बल्कि उसको और एक दफा घुमा के लाए, फिर एक और दफा घुमा के लाए, और एक और दफा घुमा के लाए, 4 दफा घुमा के लाए कॉइल को, और फिर उसके बाद यहाँ जाके इसको इससे कनेक्ट किया। राइट? सो इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, increasing the number of turns in the coil, number 1, increase the current in the coil, number 2, use stronger magnets, number 3। इन तीनों चीजों से फोर्स ज्यादा बड़ी लगती है, और ज्यादा बड़ी फोर्स लगती है तो ज्यादा मोमेंट प्रोड्यूस होता है, और ज्यादा मोमेंट प्रोड्यूस होगा तो कॉइल ज्यादा तेज घूमता है। एक छोटी सी बात और करूंगा विच नन ऑफ द बुक्स रियली से, बट मे बी एग्जाम में देखो लॉजिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? F/d। एफ बढ़ाने के बारे में हमने तीनों बातें डिस्कस की अभी, जो हमने बोला कि स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज करें, ज्यादा करंट पास करें, ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स यूज करें, इन सब चीजों से एफ बढ़ता है। डी को तो हमने चेंज करने के बारे में सोचा ही नहीं। तो कहना इसे कि मैं अपना कॉइल को थोड़ा वाइड बना सकता हूँ, ये जो विथ है कॉइल की इसको इंक्रीज कर सकता हूँ, इससे भी तो मूवमेंट बढ़ सकता है। इसमें कोई ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगेगी, लाइक थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल यूज होगा, बट आई वुड नॉट नीड टू यूज अ बिगर सेल, आई वुड नॉट नीड टू यूज न्यू मैग्नेट्स, आई वुड नॉट नीड टू यूज मोर वायर, लाइक नॉट ज्यादा वायर, इतनी ज्यादा वायर नहीं यूज करनी पड़ेगी, बट इससे मूवमेंट फिर भी थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। कैन आई से दैट? तो ये भी एक आंसर हो सकता है कि इस तरह भी मूवमेंट इंक्रीज हो सकता है कॉइल के ऊपर। ओके, सो हमने डीसी मोटर पढ़ ली है। अब डीसी मोटर पे एक बहुत बेसिक अच्छी सी यूट्यूब वीडियो है, उसको प्लीज देख लेना, और वो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर को थोड़ा और अच्छा एक्सप्लेन कर दी कि विद एनिमेशन। So just write DC motor, how DC motor works.
डीसी मोटर वर्किंग प्रिंसिपल लिख दो फॉर एग्जांपल। ये लेसिक्स वाली वीडियो देख लो, नंबर 2 पे जो आ रही है, तो सेकंड वीडियो ये वाली, ठीक है। अच्छा बस इतनी सी Okay. बात करनी थी। अच्छा, लेट्स नाउ डू वन मोर थिंग इन द चैप्टर एंड देन बेसिकली ये चैप्टर एंड हो जाएगा। अब देखो, दो मैग्नेट्स को अगर एक दूसरे के सामने रखें तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? if you place two magnets in front of each other, what do they do to each other? दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे पे क्या करते हैं? फोर्स लगाते Attract हैं, or repel. फोर्स Yes. लगाते हैं। So two magnets placed in front of each other will exert a force on each other. One magnet और ये एक और मैग्नेट है, मे बी ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एनीवेज, अच्छा अब एक सब बात समझना, ये एक मैग्नेट है और ये एक और ये मैग्नेट के दो पोल्स हैं और ये एक कॉइल है और इस कॉइल को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। क्या ये दोनों भी एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे? क्योंकि कॉइल भी तो अपने नॉर्थ और साउथ पोल बनाता है और उसकी भी तो मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो क्या कॉइल भी एक दूसरे को, कॉइल और मैग्नेट भी एक दूसरे पे फोर्स लगा सकते हैं? Repel इज करेंगे दैट एक ट्रू? दूसरे को। एक दूसरे को रिपेल करेंगे अगर, और करंट रिवर्स कर दो तो अट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट क्या है भाई, मैग्नेटिक फील्ड दोनों की है तो एक दूसरे को वो फोर्स लगा सकते हैं। अच्छा, अब एक और बात बताओ, क्या दो कॉइल अगर एक दूसरे के सामने रख दूं, इसका यहाँ नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है, और आई डोंट नो एक और कॉइल है और इसका यहाँ नॉर्थ पोलर के साथ, क्या ये दोनों कॉइल भी एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे? दोनों में सेल अटैच हुआ हुआ है, दोनों के अंदर अपना अपना करंट फ्लो कर रहा है, Magnetic field तो भी है दोनों की दोनों अपनी की। अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। Attract अब करेंगे इसी यहाँ पे। तरह एक स्ट्रेट वायर है, ये एक स्ट्रेट वायर है, बस जस्ट अ स्ट्रेट वायर, नथिंग एल्स। और यहाँ पे एक और स्ट्रेट वायर है। स्ट्रेट वायर्स भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है ना, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड अपने अराउंड प्रोड्यूस करती है। तो दोनों वायर्स भी एक दूसरे पे क्या लगाएंगी? फोर्स लगाएंगी। Force. Force. अब सवाल ये है कि वो फोर्स अट्रैक्टिव होगी या वो फोर्स रिपल्सिव होगी। ये बात तो समझ में आ गई कि दोनों वायर्स एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी। हाउ कैन वी एक्सप्लेन दैट कि ये दोनों वायर्स एक दूसरे पे फोर्स क्यों लगा रही हैं? वेल, बोथ वायर्स आर इन ईच अदर्स मैग्नेटिक फील्ड। कैन वी यूज दिस टर्म? बोथ वायर्स आर इन ईच अदर्स मैग्नेटिक फील्ड। एक वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके अराउंड फैली हुई होगी, तो दूसरी वायर के अंदर से गुजर रही होगी, राइट? और दूसरी वायर की वायर पहली वायर की मैग्नेटिक फील्ड में से गुजर रही होगी। क्या कहते हैं, दोनों वायर्स एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगी। आर वी क्लियर अबाउट दिस? सो अब हम ये पढ़ने लगे हैं कि दो पैरेलल वायर्स के बीच में, सीधी वायर्स के बीच में फोर्स जो है वो कैसे हम फिगर आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब जो अभी मैंने दोनों वायर्स रखी हैं उनका मैं आपको क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ डायरेक्ट। तो ये दोनों वायर्स कहाँ करंट लेके जा रही हैं? यू शुड नो दैट बाय लुकिंग एट द वायर्स। Into the page लेके जा रही है। दोनों वायर्स Current. इनटू द पेज करंट लेके जा रही हैं। कैसे पता चला बेटा? Cross है। क्रॉस बना हुआ है, ओके। दोनों वायर्स एक दूसरे के, अच्छा अब दोनों वायर्स में करंट की वैल्यू सेम है या डिफरेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक वायर में 10 गुना करंट ज्यादा फ्लो करो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों वायर्स में सेम करंट भी हो सकता है, उसके भी हम बाद में आते हैं। बट अब मैंने ये जो सर्कुलर लाइंस बनाई हुई, व्हाट आर दोस? ये लाइनें क्या है? Magnetic field line. मैग्नेटिक फील्ड है। एक्स की अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है, वाई की अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है। और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फिगर आउट करता हूँ मैं? ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है? हाउ डिड आई फिगर दिस आउट? Right hand rule. राइट हैंड ग्रिप रूल से फिगर आउट किया, गुड। अब ये दोनों की इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है, बट यू नो दैट इफ टू मैग्नेटिक फील्ड्स ओवरलैप दे एक्चुअली क्रिएट अ न्यूअर मोर कॉम्प्लेक्स पैटर्न। ये चीज हमने पहली बार कहाँ देखी थी? हमने ये चीज देखी थी सॉर्ट ऑफ यहाँ पे देखी थी। So this was a circular magnetic field and was a uniform magnetic field, and when they overlapped, they kind of created this pattern. और force की direction कैसे लगती है? From the strong magnetic field region to a weak magnetic field region. So wire पे force लगी थी downwards, right? तो कुछ ऐसा ही यहाँ भी होने वाला है। First of all, we are going to learn कि इनकी overall magnetic field कैसी बनेगी, ठीक है? So let's learn इनकी overall magnetic field कैसी बनेगी। सेंटर वाले रीजन में दोनों वायर्स के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रही है, आर दे इन द सेम डायरेक्शन और द ऑपोजिट डायरेक्शन? लुक एट द एरोज ऑफ द एक्स। इन एरोज को देखो और इन एरोज को कंपेयर करो, सेम डायरेक्शन है, ऑपोजिट डायरेक्शन? Opposite. ऑपोजिट। सो इज इट गोइंग टू ऐड अप और इज इट गोइंग टू कैंसिल आउट? Cancel each other. कैंसिल आउट। तो वायर्स के बीच वाले रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी Weak. वीक। बीच में रीजन कुछ खाली खाली सा नजर आ रहा है,
राइट? Yes. रीजन कुछ खाली खाली सा नजर आ रहा है, राइट? ओके, अब यहां वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी इसके साथ ओवरलैप करेगी। देखो मैंने इसकी एक सर्कल बनाया, दूसरा सर्कल बनाया, तीसरा सर्कल बना दिया, बट हु स्टॉपिंग मी फ्रॉम ड्राइंग अनदर सर्कल? आई कुड जस्ट ड्रॉ अनदर बिग सर्कल एंड अनदर बिग सर्कल, एंड आई एम गोइंग टू डू दैट नाउ। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू मेक अनदर बिग सर्कल। बस मैं उसका कलर ऐसा रखूंगा कि उसका कलर ऐसा रखूंगा कि इजीली विजिबल है। एक मिनट रुकना, राइट? आई एम जस्ट गोना मेक दिस बिगर, ठीक है? अब एक काम करते हैं, जरा 2 मिनट की ये मेरी बात सुनना। तो हमने बात ये की थी कि ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है, ग्रीन वाली लाइन, ये किसकी है? वाई की, एक्स की? इसका सेंटर कहाँ बन रहा है? Y की थी जो भी ये वाई हमारी की है। है। और इसकी डायरेक्शन, कैन यू टेल मी इस डायरेक्शन पे क्या एरो बना सकता हूँ यहाँ पे? अप और अपवर्ड डाउन? जा रहा है। अपवर्ड जा रहा है, राइट? इज एवरीवन फॉलोइंग दिस? सिर्फ एक बच्चे को तो समझ में नहीं आ रहा, सबको समझ में आ रहा है हमारा? आर यू एबल टू गेट दिस? फातिमा, फातिमा, दोनों फातिमा, दोनों को समझ में आ रहा है बेटा? ओके। अब बेटा इन दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड है एक्स और वाई की, ये यहाँ पे क्या सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में है। तो अब यहाँ पे जो इनकी कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्या यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी? यस। एग्जैक्टली exactly. तो अब मेरी जो वायर एक्स है उसके इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है वीक और इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है स्ट्रांग, तो वायर एक्स पे फोर्स कहाँ लगेगी? वीक से स्ट्रांग, अंदर की स्ट्रॉन्ग। तरफ। गुड। कैन आई जस्ट से, अब मैं पूरा ड्रॉ करके भी दिखा सकता हूँ, ऑब्वियसली आई कैन डू दैट, बट टाइम सेव करते हैं। एंड कैन वी से द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन फॉर द वायर वाई एज वेल? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड्स और स्ट्रांग होगी दोनों की मिला के, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी, तो वायर वाई पे भी यूं लगेगी फोर्स, which is what we have done over here. समझ गए? यस। ओके, एक बात और समझ लो, ये ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड मैंने क्लॉकवाइज ही बनाई है क्योंकि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड भी क्लॉकवाइज ही थी। ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड भी क्लॉकवाइज है। शेप आपको याद होनी चाहिए, यू शुड बी एबल टू ड्रॉ इट फ्रॉम योर ओन मेमोरी, यू शुड बी एबल टू स्केच इट ऑन योर ओन, समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, कि ये आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, तो क्या हमने कंक्लूजन निकाली? कैन आई से इफ द टू वायर्स कैरी द करंट इन द सेम डायरेक्शन दे आर ऑलवेज गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर, दे आर ऑलवेज यस। गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर। अगर ये दोनों वायर्स जो हैं वो दोनों आउट ऑफ द पेज करंट लेके आ रही होती तो क्या होता? तो तब भी ये एरोज तब एंटी भी अट्रैक्ट क्लॉकवाइज होते, करते। ये सारे एरोज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज होती, ये भी एंटी क्लॉकवाइज होता, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही होता, बट पैटर्न सेम होता, सिर्फ ये एरोज यूं हो जाते हैं। एम आई राइट? और कोई फर्क नहीं पड़ता, वायर्स वुड हैव स्टिल अट्रैक्टेड ईच अदर। सो कंक्लूजन ये निकली कि दोनों वायर्स अगर सेम डायरेक्शन में करंट लेके जाएंगी तो एक दूसरे को हमेशा क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी। अब पहली बात तो यह कि आंसर आपको याद होना चाहिए, अट्रैक्ट करेंगी, उसकी एक्सप्लेनेशन अभी अभी हमने दी है, ठीक है? अब एक चीज और है, इन दोनों चीज इसकी एक और एक्सप्लेनेशन भी है, बाय द वे, इसकी एक और एक्सप्लेनेशन भी है। आई लीव दिस सर्कल ऑन, बट आप लोग रिकॉर्डिंग से इस बात को रिवाइज कर सकते हो, मिटा ही देता हूँ, खैर है। एक लेफ्ट हैंड रूल वाली एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ पे दी हुई है, ठीक है? सो आई वुड से कि इसको आप खुद समझने की कोशिश करना, ना समझ आए तो पूछ लेना मुझसे। वेल इनफैक्ट लेट्स गो ओवर इट, थोड़े से 10 मिनट लगा लेते हैं, और क्या हो गया। सो देयर इज अनदर वे टू थिंक अबाउट दिस कि क्यों आई अट्रैक्टिव फोर्स। लेट्स नाउ डू दिस एक्सरसाइज ऑन वायर वाई। वायर वाई पे जो फोर्स लगेगी वो वायर एक्स की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगेगी। इज दैट ट्रू? सो लेट्स मेक अनदर बिग सर्कल व्हिच विल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एक्स। ये मैं एक्स की मैग्नेटिक फील्ड का एरो बना रहा हूँ, एंड आई विल जस्ट मेक दिस लार्जर सो दैट इट पासेस थ्रू वाई। ये ग्रीन वाला जो सर्कल है ये किसकी मैग्नेटिक फील्ड है? कौन सी वायर की वजह से है? एक्स या वाई? एक्स की वजह से, और डाउनवर्ड जा रहा है यहाँ से। वायर वाई में करंट कहाँ जा रहा है? इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज? वायर वाई में भी इनटू द पेज। वायर वाई में करंट जा रहा है इनटू द पेज। वायर वाई के अंदर से जो ये ग्रीन मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है वो कहाँ जा रही है? डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, डाउनवर्ड्स। लेफ्ट हैंड रूल में मैग्नेटिक फील्ड को कैसे शो करते हैं? इंडेक्स फिंगर से। अपनी इंडेक्स फिंगर डाउनवर्ड्स पॉइंट कर दो, और आपका जो मिडिल ओके। फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन को शो करती है। अपनी मिडिल फिंगर इनटू द पेज कर दो, थंब कहाँ जा रहा है? राइट साइड में। नहीं 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 नहीं, दोबारा ट्राई करो।
मिडिल फिंगर डाउनवर्ड्स, सॉरी मिडिल फिंगर Middle इनटू द finger पेज, और into the क्या कहते हैं, दिस इंडेक्स फिंगर पॉइंटिंग टूवर्ड्स द फ्लोर। सो मिडिल फिंगर बिल्कुल floor. सामने वाली दीवार या लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ पॉइंट कर रही है, और इंडेक्स फिंगर जमीन पे पॉइंट करिए आपके पैरों की तरफ, तो थंब कहाँ जा रहा है? Okay. लेफ्ट जा Again रहा left. है, लेफ्ट जा रहा है, Left जा रहा है. लेफ्ट जा रहा है। तो क्या उससे भी यही, ये डिफरेंट एक्सप्लेनेशन है बट इट गिव्स द सेम आंसर। सो फोर्स वाई पे, वाई पे फोर्स लग रही है टुवर्ड्स द लेफ्ट। इसी तरह अगर इसका मैं एरो बनाऊं यूं, तो इसकी यूं मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, तो इस पे यूं फोर्स लगेगी, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो दैट्स इज अनदर एक्सप्लेनेशन, एंड बेसिकली सेम बात ही है, घूम फिर के बाद वहीं आ जाती है। आर वी क्लियर नाउ? So do we understand कि क्या हुआ है यहाँ पे? All clear? Yes. Okay. ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड वाली बात कर दी, सब कुछ हो गया, दैट्स इट। अच्छा, अब हम बात करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब दोनों वायर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट लेके जा रही हैं। वायर एक्स करंट कहाँ लेके जा रही है? इनटू द पेज। वायर वाई Into कहाँ the करंट लेके जा रही है? आउट ऑफ द पेज। the ठीक है, अब ये दोनों वायर्स एक दूसरे पे कैसी फोर्स लगाएंगी, लेट्स सी। लेफ्ट हैंड रूल वाली एक्सप्लेनेशन दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है, बल्कि चलो यहाँ पे हम वो कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड वाली एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। सो इन द मिडल आर द टू मैग्नेटिक फील्ड्स एडिंग अप और कैंसलिंग आउट? adding एडिंग अप। सो the बीच में same मैग्नेटिक फील्ड position. थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है, और नीचे की तरफ है, क्योंकि दोनों नीचे की तरफ जा रहे थे एरोस। ये एरोस भी डाउन जा रहे थे, ये एरोस भी डाउन जा रहे हैं, तो ओवरऑल भी डाउन ही जा रहे हैं एरोस। अच्छा, अब अगर मैं y का एक बड़ा सा सर्कल बनाऊं, y के लिए एक सर्कल बनाऊं बड़ा सा, एंड आई विल जस्ट बेसिकली मेक इट बिगर सो इट कैन पास फ्रॉम ओवर हियर। अब इसका जो यहाँ पे मैंने एरो बनाना है, वो किस डायरेक्शन में बनाना है? डाउनवर्ड्स, Downward. राइट। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड y की है, वो x की मैग्नेटिक फील्ड से कैंसिल आउट हो रही है। Cancel. आउटर साइड वाले रीजन पे, इन दोनों साइड्स पे, on the outsides of the two wires, the magnetic field will be overall weaker. So you can see that it's only, I've just drawn one line, ठीक है, in a particular shape, or I've basically increased the gaps and showing you a weak magnetic field. तो यहाँ पे है strong magnetic field, और यहाँ पे है weak magnetic field। तो इस वायर पे फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, और इसके लिए भी यही है, यहाँ पे वीक मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस वायर पे फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन। सो व्हाट आर द टू वायर्स डूइंग टू ईच अदर? Repelling. Repel each other. Can we say if the two wires are carrying the current in the opposite direction, they are going to repel each other? Okay, what can be different in the question? It could be कि इसको ये out of the page कर दें और इसको ये into the page कर दें. What would be different? That Same चीज होगा, repel each other. arrows ऊपर चले जाएंगे, बस magnetic field उल्टी हो जाएगी, but the answer of the force would remain the same. Are we clear? Yes. Okay, so अब ये सारी बातें हो गई, तो अब आखिरी सवाल, और इसको जरा सोच समझ के जवाब देना। ओके, लेट सपोज इस वाली वायर में करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पेयर का, और इस वाली वायर में करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पेयर का। ज्यादा बड़ी फोर्स एक्स पे लगेगी या वाई पे? Y के अंदर है 5 एम्पेयर का करंट, हाँ, वो तो मैंने वो लिख दिया उसके अंदर सामने। ज्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो जब वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है एक्स के ऊपर, तो एक्स के ऊपर ज्यादा बड़ी फोर्स लगेगी। ओके, बट एक्स का करंट भी, अपना करंट भी तो कम है ना। एक्स पे जो फोर्स लग रही है, क्या वो एक्स के अपने करंट पे भी डिपेंड नहीं करती? सो थिंक अबाउट इट लाइक दिस, थिंक अबाउट इट लाइक दिस। जो एक्स पे फोर्स लग रही है, फोर्स ऑन एक्स, इट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट ऑफ एक्स itself, and it is also proportional to the magnetic field of y itself, isn't it? अब y की मैग्नेटिक फील्ड आप कह रहे हो स्ट्रॉन्ग है क्योंकि बड़ा करंट है, लेकिन x का अपना करंट जो है वो वीक है। तो वीक और स्ट्रॉन्ग मिलके कोई खास कॉम्बिनेशन तो नहीं बना रहे। नाउ थिंक अबाउट y पे जो फोर्स लग रही है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट ऑफ y itself, y का अपना करंट, एंड इट इज वो ऑल्सो स्ट्रॉन्ग है। प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ x। मैग्नेटिक फील्ड x की जो है वो वीक है क्योंकि x में छोटा करंट था, लेकिन y का अपना करंट ज्यादा है। सो कुड आई से कि दोनों पे सेम फोर्स लगेगी? यस। एग्जैक्टली। कैन यू से व्हाट लॉ इज दिस? ये हमने फोर्सेस के चैप्टर में एक लॉ पढ़ा था, जो ये हर जगह अप्लाई होता है, हर जगह अप्लाई होता है, वो सब उस चैप्टर पे अप्लाई नहीं होता, पूरी फिजिक्स पे अप्लाई होता है। एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन थर्ड लॉ, एग्जैक्टली। तो ये जो जितने भी हमने केसेस पढ़े, सेम डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन और वट एवर, यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है। कैसे?
दोनों वायर्स एक दूसरे पे ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। अगर इस पे फोर्स लग रही टू द राइट तो इस पे फोर्स लग रही टू द लेफ्ट, लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर होगा। अगर इस पे 50 न्यूटन की फोर्स लग रही है तो इस पे भी 50 न्यूटन की फोर्स लग रही है, ठीक है। बट और सेम टाइप की फोर्स है, दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दिस इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। सो चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है, टेक्निकली खत्म हो गया है। लाइक देयर इज लाउड स्पीकर एंड देयर रीड स्विच रिले वगैरह है, तो इसको क्विकली हम कर लेंगे, ऑब्वियसली विल कवर इट, सिर्फ 10 मिनट में हो जाएगा। तो अगली क्लास में हमें पास्ट पेपर्स करने हैं, ठीक है, बट आई विल गिव यू द पास्ट पेपर्स बिफोर हैंड, यू हैव देम इन गूगल क्लासरूम, जस्ट गो थ्रू द होल फाइल नाउ, डोंट स्किप एनीथिंग। ओ मैं जल्दी से खोल के देखता हूँ कहाँ है। ओके सो दिस इज द फाइल, हाउ मेनी पेजेस इज दिस, इट्स 23 पेजेस, टू द होल थिंग, कुछ भी मत छोड़ो, सारी कर दो, एग्जाम करिए में, हम आप लोगों ने क्या छोड़ना है। सो जस्ट डू द होल थिंग, ठीक है। आई गो ओवर सम ऑफ दीज क्वेश्चंस, इसमें रिले वगैरह के भी क्वेश्चन है, ये रिले का क्वेश्चन है, हम इसको एक दफा पढ़ के फिर इस पे भी आ जाएंगे, बट डू द होल फाइल, ठीक है, डोंट स्किप एनीथिंग। और हम ये जब ये वाले कर लेंगे क्वेश्चन तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट करना है, ठीक है। कल एक सेकंड रुको। सो कल अगर मैं उठ गया टाइम पे, यार कल छुट्टी है वैसे, तो अगर मैं उठ गया टाइम पे तो आई मे कीप अ क्लास अराउंड 12 PM, ठीक है, यहाँ पे। बट इफ नॉट तो फिर डेफिनेटली 4:30-5 बजे के आसपास शाम में, मतलब अफ्तार से पहले, और अगर अफ्तार से पहले नहीं तो अफ्तार के बाद कहीं ना कहीं क्लास लाजमी रखेंगे, विल कीप एन एक्स्ट्रा क्लास टुमारो, ठीक है। ऑलराइट, ओके चलो सर, रिवीजन क्लास कब कब होती है और पास्ट पेपर की क्लास कब कब होती है? बेटा पास पेपर की क्लास 11 बजे होती है, 11 बजे होती है। और कौन से डेज हैं हमारा, कैन यू टेल मी? एक होती है मंडे ट्यूसडे। को, और आई थिंक होती है थर्सडे को। थर्सडे। मंडे थर्सडे को 11 बजे ओ लेवल की पास पेपर क्लास होती है। रेगुलर क्लास की जो टाइमिंग है वो ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं। नॉर्मल टाइम तो हमारा 4 बजे का है, 4 बजे ट्यूसडे थर्सडे, बट आज आई काइंड ऑफ ओवर स्लेप्ट, तो फिर मैंने इसलिए बाद में शाम में मैसेज किया कि रात में क्लास रखेंगे, ठीक है। चलो, ओके, अल्लाह हाफिज़। सर अल्लाह एक हाफिज। क्वेश्चन पूछना था। बोलो बोलो बोलो। वो मैं आपको पूछना था कि आंसर जो होते हैं उनको कितना राउंड ऑफ करना होता है, क्योंकि मेरा आंसर एक क्वेश्चन में 232 आया था और मार्क्स की में 230 लिखा हुआ था। आपका सही आंसर, कोई मसला नहीं है इसमें, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। बट द बेस्ट प्रैक्टिस इज कि देखो आप सारा जो डेटा है, यू अंडरस्टैंड व्हाट सिग्निफिकेंट फिगर्स आर, राइट? तो आपका सारा डेटा अगर एक क्वेश्चन के अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में दिया हुआ तो आपका आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, बेस्ट तो यही है, मार्किंग स्कीम में टू सिग्निफिकेंट फिगर लिखा होता है। लेकिन अगर आपको बोला हुआ है क्वेश्चन में टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स या डेटा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो अपना आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में दो। बट अगर आप जनरल एक रूल बना लो कि बस मैंने हमेशा 3 सिग्निफिकेंट फिगर में भी देना है, तो कोई मसला नहीं है, इट्स टोटली ओके, ठीक है। ओके तो सर मार्क्स तो मिल जाएंगे ना अगर आप हाँ हाँ मतलब पूरे राउंड ऑफ मिलेंगे, ना भी करें टेंशन तो? नहीं लो। बस 4-5 सिग्निफिकेंट फिगर में मत लिखना, या 1 सिग्निफिकेंट फिगर में तो कभी भी मत लिखना, ठीक है। सो इफ योर ओके आंसर थैंक इज यू सर। 60, if your answer is 60 you can write 60, but if your answer is 6, do not just write 6, write 6.0, 0। because 6 is one significant figure, 6.0 is two significant figures. If your answer is 0.6, don't just write 0.6, 0.6 होता है one significant figure, लेकिन 0.60 होता है 2 significant figures, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को रिवाइज कर लेना, आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है, आप मैथ्स भी दोगे तो उसके लिए रिवाइज करोगे पेपर 1 वगैरह के लिए, सो यू शुड रिवाइज देम फ्रॉम यूट्यूब और फ्रॉम योर बुक 1 वट एवर। बट ओ लेवल में पता है इतनी सख्ती नहीं करते, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ओ लेवल में इतनी सख्ती नहीं करते, ए लेवल में इस पर थोड़ी सी सख्ती होती है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का ख्याल क्यों नहीं रखा, ठीक है। चलो, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।